चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहने को नवाबों का शहर था लखनऊ, मगर अंग्रेज के आ गए अपने साथ शहर के नवाबों की सारी नवाबी भी साथ ले गए। मगर कुछ घरानों की रगों में अभी भी नवाबों का रुबाब देखने को मिल जाएगा। हमारी कहानी एक ऐसे ही घराने के बिगड़ैल नवाब की है, जो कि दौलत के नशे में इतना मगरूर है कि हर इंसान को इंसान नहीं अपना गुलाम समझता है। ट्रैफिक जाम का माहौल था। सड़क के बीचों बीच दिलावर के बेटे ने अपनी जिप्सी लगा रखी थी। शहर में बड़ा खौफ था दिलावर के बेटे का, जिसका नाम नवाब था। वो सड़क के बीच में जीप खड़ी करके सिगरेट पी रहा था। तभी एक अंकल अपने 90 के दशक की खटारा स्कूटर का हॉर्न टिटियाते हुए कुछ चिल्लाते हैं, मगर नवाब उसकी बात को अनसुना कर देता है। अपनी सिगरेट की कश लगाने में मशगूल हो जाता है। तभी स्कूटर वाले अंकल नवाब के पास आकर कहते हैं, बेटा गाड़ी किनारे कर ले, ट्रैफिक जाम लगा है, लोगन को जानो परेशानी होवे से, एम्बुलेंस भी फंसी है। पीछे नवाब तुरंत अपने जीन्स के पैंट में फंसा तमंचा निकालकर हवा में लहराता हुआ अंकल की कनपट्टी में धर के तान देता है और कहता है कि तू बड़ा सयाना बन रहा है, बड़ी फिक्र हो पड़ी है तेरे को ज़माने की। तभी नवाब के गाल पर एक तमाचा खींच के जड़ दिया जाता है। नवाब की कनपट्टी झांझर हो जाती है और झापड़ मारने वाली कोई और नहीं, खुद बुजुर्ग की बेटी नसरीन होती है। झापड़ पड़ते ही नवाब की अकल ठिकाने आ जाती है। नसरीन नवाब को ज़बरदस्त झाड़ती हुई नसीहत देती है और कहती है, शक्ल से तो ख़ानदानी लगते हैं, मगर बात करने की तमीज़ रत्ती भर भी नहीं है। तुम में घर वालों ने यही तालीम दी है कि तुम्हें अपने बुजुर्गों से इसी तरह से बात की जाती है। यही तहजीब है तुम्हारी, या तालीम और तरबियत मिली है तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके रखे हो, ऊपर से राहगीरों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इतना कहकर वो अपने अब्बू को संभालती हुई वहाँ से चली जाती है। नवाब को नसरीन का झापड़ गाल पर नहीं दिल पर लगा था। नवाब बस नसरीन को देखता हक्का बक्का रह जाता है और इसी के साथ नवाब की जीप बीच सड़क हट जाती है और सड़क का ट्रैफिक चालू हो जाता है। इसी के साथ कैमरे का फोकस जूम आउट होता हुआ आसमान की तरफ चला जाता है। नसरीन का थप्पड़ नवाब के गाल पर नहीं, उसके दिल पर पड़ा था। उसकी बातें नवाब के दिल पर घर कर गई थी। वो जट नसरीन के चेहरे को अपने जहन में नहीं मिटा पा रहा था। दिन रात सोते जाते अब नसरीन को हासिल करना उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। वो हर हाल में नसरीन को पाना चाहता था। रात भर नसरीन का चेहरा नवाब की आंखों में छाया रहा, सो नहीं पाया। सुबह होते ही नसरीन के घर सामने वाली गली में नसरीन का इंतज़ार करने के बाद कॉलेज तक उसका पीछा, इसके बाद भी नसरीन कॉलेज से निकलने का इंतज़ार करना और शाम को उसके पीछे पीछे घर जाना, नवाब का इस तरह रोज़ पीछा करना नसरीन को नागवार गुजर रहा था। मगर वो नवाब को कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर नसरीन के अब्बू भी नवाब की हरकतों से खुश नहीं थे। नसरीन एक रिश्तेदार था नदीम, जो नसरीन को दिलो जान से पसंद करता था, मगर नसरीन ने कभी उसे भाव नहीं दिया। नदीम भी नसरीन का पीछा करता था, मगर उससे अपनी मोहब्बत के रास्ते में नवाब को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो नवाब को रोक लिया। नवाब ने जब तरीके से समझाया तो नदीम खुद ब खुद किनारा कर लिया। नवाब का एक तरफा इश्क सातवें आसमान पर था। इधर वो अपना काम धंधा छोड़कर बस नसरीन के ख्यालों में खोए हुए थे। उधर नसरीन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। नवाब सारा दिन घर से लापता रहता। घर वाले धीरे धीरे ताल्लुकात ख़त्म होते जा रहे थे। अपने लड़के की ये बेरुखुद नवाब के अब्बू जान दिलावर को नागवार गुजर रही थी। अपने बेटी की मसरूफियत की वजह जानने की उनकी दिली तमन्ना थी। उन्होंने इसके लिए अपने मुस्टंडे मुश्ताक को यह काम सौंपा। मुश्ताक ने बखूबी अपने काम को ईमानदारी के साथ अंजाम दिया और दिलावर को नवाब की मशरूफियत की वजह से रूबरू करवाया। वजह जानकर दिलावर के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है। दिलावर गुस्से से आग बबूला हो जाता। वो कहता है, उस 2 टके की लड़की की ये औकात कि वो किसी भी सूरत में हमारे नवाब ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती। आनन फानन में दिलावर मुश्ताक को आदेश देता है कि किसी भी सूरत में नसरीन की मौत की खबर सुननी है। मुझे नसरीन और उसका परिवार पूरे लखनऊ में नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए तुम्हें उसे बम से उड़ाना पड़े या गोली चलानी पड़े, जो करना पड़े वो करो। मुश्ताक अपने आका का हुक्म कैसे टाल सकता था? और एक दिन भरे बाज़ार में नसरीन के ऊपर गोली चला दी जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बाज़ार में भगदड़ मच जाती है और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर नसरीन किसी तरह वहाँ से
जान बचा के भाग निकलती है। नसरीन पर हुए जानलेवा हमला के चलते नसरीन का परिवार दहशत में आ जाता है और नसरीन के अब्बू किसी तरह से नसरीन को लेकर रातों रात लखनऊ से बाहर निकल जाते हैं। रातों रात नसरीन के अब्बू उसे साथ लेकर लखनऊ से बाहर चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं इस बात की खबर किसी को नहीं होती। नवाब नसरीन को बिना देखे बेताब हो जाता है। दिन गुजरने लगते हैं। नवाब को किसी तरह पता चलता है कि नसरीन पर हमला करने वाला कोई और नहीं, उसका बाप का गुर्गा मुश्ताक ही था, जिससे कि उसने दिल में अपने बाप दिलावर के लिए नफरत और बढ़ जाती है। अब नवाब को नसरीन के साथ साथ मुश्ताक की भी तलाश रहती है। इधर नवाब को अपने अब्बू के बिजनेस के काम से कानपुर जाना पड़ता है। वहीं उसे अचानक बाजार में मुश्ताक मिल जाता है, जिसे देखते ही मुश्ताक उसके पीछे लग जाता है और थोड़ी ही देर में धर दबोचता है और एक सॉलिड पिटाई के बाद मुश्ताक सारे राज खुद ब खुद उगल देता है। वो बताता है कि उसके बाप ने ही नसरीन को जान से मारने के लिए भेजा था ताकि नसरीन तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाए। मुश्ताक ये भी बताता है कि नसरीन और उसके अब्बू अब कानपुर में ही रहते हैं। नवाब नसरीन का पता लेता है और उसके साथ वही शादी करता है और उसके अब्बू के साथ लेकर लखनऊ चला आता है। नसरीन पर हुए हमले में अपने बाप का हाथ पाकर नवाब अपने आप से बेहद नाराज़ होता है। नसरीन पर करवाए गए जानलेवा हमले में दिलावर का हाथ होने की बात को लेकर बाप बेटे के बीच झड़प भी होती है। नवाब अपनी बेगम नसरीन के साथ अलग किराए के मकान में रहने लगता है और अपना अलग व्यवसाय शुरू कर देता है। नसरीन ने नवाब की शादी से नसरीन के अब्बू भी खुश नहीं थे। वो अपने पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहते हैं। उनका पुराना रिश्तेदार नदीम उसकी सेवा करता है। बेटी के साथ हुए अन्याय का सदमा उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नदीम फ़ौरन नसरीन को इस बात की खबर पहुंचाता है और नसरीन को बताता है कि डॉक्टर कल ऑपरेशन करेगा, लगभग 5 लाख का खर्चा आएगा, पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। नसरीन नवाब से कहती है अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है। नवाब कहता है ठीक है, कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल चलेंगे, आप परेशान ना हो। नसरीन किसी तरह रात गुजारती है और सुबह पहर जाने कब उसकी नींद लग जाती है और जब उठती है तो सुबह के 7 बज चुके थे। बिस्तर पर नवाब को ना पका उसका दिमाग ठनकता है। वो घर में नवाब को चारों तरफ ढूंढती है मगर कहीं उसका पता नहीं चलता है। वो तैयार हो जाती है, सोचती है कि नवाब कहीं आसपास होगा, हॉस्पिटल जाने के टाइम तक आ जाएगा, मगर नवाब नहीं आता है। वो उसे कॉल करती है मगर नवाब फ़ोन भी नहीं उठाता है। दोपहर के 12 बज चुके थे। गुस्से से आग बबूला नसरीन अकेली ही हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है। हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है अब्बू उसके सामने बेड पर सकुशल लेटे हुए हैं। नदीम बताता है अब्बू का ऑपरेशन हो चुका है। नसरीन को डॉक्टर बताता है कि नवाब ने टाइम में पैसे जमा कर दिए थे, जिसके चलते ऑपरेशन समय पर हो सका। नवाब के प्रति नसरीन के दिल में भरी नफरत मोहब्बत में तब्दील होने लगती है। वो जब घर लौटती है तब नवाब भी घर आ चुका होता है। नसरीन का नवाब को देखने का अंदाज आज कुछ और था। नवाब के प्रति नसरीन का दिल मोहब्बत से लबरेज था। वो नवाब से पूछती है सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे बिना बताए। नवाब कहता है वो बिजनेस के सिलसिले में ज़रा मशरूफ़ हो गया था। और बताएं कैसे हैं अब आपके अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? उनकी गहरी ठंडी सांस भरती हुई खिड़की की तरफ मुंह किए खड़े नवाब को नसरीन पीछे से जकड़ लेती है और कहती है अच्छा जी, ऐसे अनजान बन रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। आज आपकी वजह से मेरे अब्बू जिंदा हैं। आपने बिना किसी को बताए हॉस्पिटल की फीस भर दी। अगर समय पर पैसे का इंतज़ाम ना होता तो आज शायद मैं अनाथ हो जाती। ये बोलते बोलते नसरीन की आंखें डबडबा जाती है। नवाब नसरीन के कंधे को पकड़कर अपने सामने लाता है, उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से भरता हुआ उसके आंसू पोंछता है और उसे कहता है मैंने तो बस अपनी मोहब्बत का फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश की है। क्या तुम्हारे अब्बू मेरे अब्बू नहीं हैं? नवाब की बात सुनकर नसरीन की आंखें खुशी से झलक जाती है। वो नवाब की चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाओं में खुद को सिमटने से रोक नहीं पाती। नवाब नसरीन के माथे को चूमता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नसरीन नवाब की पनाहों में जन्नत का सुख महसूस करती है। उसे लगता है दोनों जहां की तमाम खुशियां उसकी बाहों में हैं और वो चाह कर भी अपने आप को नवाब की बाहों से जुदा नहीं कर पाती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। दोनों मिलकर अच्छी सेवा करते हैं। नसरीन के अब्बू बीमारी से रिकवर होकर अपने घर चले जाते हैं। नवाब कहता है अब्बू
अब आप हमारे साथ ही रहिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनके दिल में नवाब के लिए कोई मलाल नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को नवाब की दी हुई सौगात समझने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। नसरीन नवाब के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर नवाब बेइंतहा खुश होता है। इधर नवाब का बिजनेस लखनऊ के बाहर भी बड़े बड़े शहरों में फैल रहा था। और कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चलने लगे तो समझना चाहिए कि अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक दिन नवाब बिजनेस के सिलसिले में बनारस गया हुआ था। लौटने में काफ़ी रात हो गई थी। नसरीन बार बार नवाब को फ़ोन लगा रही थी, मगर नेटवर्क न मिलने की वजह से नवाब का फ़ोन नहीं लग रहा था। राह देखते देखते नसरीन की न जाने कब आँख लग जाती है, और जब सुबह नसरीन का फ़ोन बजता है तब पता चलता है कि कोहरे की वजह से कार और बलकर की भयानक टक्कर से नवाब की मौत हो गई। डेड बॉडी लखनऊ दोपहर तक पहुंच जाएगी। खबर सुनते ही वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है, और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को नवाब की मैयत के सामने खड़ा पाती है। पर नवाब की मौत का सदमा नसरीन के अंदर तोड़ के रख देता है। उसे लगता है नवाब की मौत के साथ वो खुद को भी ख़त्म कर ले, मगर उसे पेट में पल रहे नवाब के मोहब्बत के निशानी को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी का ख्याल आत्महत्या करने से रोक लेता है। नवाब की मौत के बाद नसरीन अपने अब्बू के घर में जाकर रहने लगती है, और वो किसी पर बोझ ना बने इसलिए आगे की पढ़ाई चालू कर देती है। नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरती रहती है। इधर नवाब और नसरीन के मोहब्बत की निशानी एक बेटा पैदा होता है। नसरीन उसका नाम छोटे नवाब रखती है। कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाँव, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। नसरीन की तकदीर में भी वो दिन लौट आता है। एक दिन नसरीन की मेहनत रंग लाती है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो जाती है। दिन गुजरने लगते हैं, तभी एक दिन नसरीन के पास एक रजिस्ट्री आती है जिसमें दिलावर अपनी वसीयत के तमाम ज़मीन जायदाद नसरीन और उसके बेटे के नाम कर देता है। मगर नसरीन दिलावर की वसीयत ठुकरा देती है और जवाब में लिखकर भेजती है, मैंने नवाब का दिल देखकर उनसे शादी की थी। आपकी ज़मीन जायदाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मिल्कियत आपको मुबारक हो। नसरीन का जवाब पढ़कर दिलावर की आंखें शर्म से झुक जाती है। दोनों हाथों को पीछे किए हुए दिलावर निरुत्तर सा घर में लॉन में टहलने लगता है। इसी के साथ कैमरे का फोकस आसमान की तरफ जाता हुआ जूम आउट हो जाता है। नसरीन छोटे नवाब को एक बेहतरीन परवरिश देने में जुट जाती है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी पढ़ने और सुनने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।